जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम बिजनेस लॉ का हमारा 7th लेक्चर है, ठीक है। और हम पढ़ रहे थे बेलमेंट, और बेलमेंट से रिलेवेंट हमने थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था, और बाकी का हम आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता क्या है। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से पढ़ रही हूँ ताकि आपकी जो है वो एक दफ़ा से रिवीजन भी हो जाए। Contract of bailment. A bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. अच्छा जी, बेलमेंट बेसिकली वो वाला कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपने डिलीवरी ऑफ मतलब वो गुड्स से रेलेवेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है वो बेसिकली बेलमेंट होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 1872, इसका सेक्शन 148 जो है वो इसको डील करता है। आप इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 148 जो है उसमें बेलमेंट से रेलिवेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो मेंशन्ड है, ठीक है। सबसे पहले जी कि बेलमेंट है क्या, ये एक्ट है डिलीवरिंग गुड्स टू बेली, ठीक है। इसमें दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, बेलर एंड बेली। जो पर्सन गुड्स को डिलीवर कर रहा होता है उसको बेलर कहते हैं, और जिस पर्सन को गुड्स आगे से डिलीवर की जा रही होती हैं उसको बेली कहा जाता है, ठीक है। इसमें आगे हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। वो करेक्टरिस्टिक अच्छा, इसमें मैं इसकी कुछ शायद इधर एग्जांपल लिख रही थी और वो मैंने पूरी नहीं लिखी, तो मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। मैं आपको ओरली बता देती हूँ, आपने फिर उसको देख लेना है। वैसे तो मैंने शायद लास्ट लेक्चर में करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे और टाइप्स ऑफ बेलमेंट तक हम आ गए थे, लेकिन चलें इसको प्रॉपरली स्टार्ट करने के लिए हम जो है वो बेलमेंट को शुरू से ही इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो जी सबसे पहला हमारे पास है कि जी ये डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें क्या होता है कि जी आपने जो गुड्स हैं उसको आपने सेल नहीं करना, आपने वो उसको फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपने सिर्फ उसको आगे मूव करना होता है फॉर यूज, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर जो गुड्स हैं ये सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इफ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो ये ट्रांजैक्शन जो होगी ये सेल हो जाएगी लेकिन बेलमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए जो बेलर है ये हो सकता है ओनर ना हो, ये किसी और के बिहाफ पे या किसी और की गुड्स जो है वो आपको बेली को ट्रांसफर कर रहा हो, लेकिन उसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करनी होती, सिर्फ राइट ऑफ यूज देना होता है, ठीक है। आगे है जी हमारे पास द डिलीवरी मस्ट बी फॉर सम टेम्पररी पर्पज। अच्छा जी, अगर कहीं सेफ कीपिंग के लिए गुड्स किसी को ट्रांसफर की जा रही हैं, जैसे कि गोडाउन्स वगैरह होते हैं जहां पर सेफ कीपिंग के लिए गुड्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये यूजुअली होता है जैसे सीजनल कोई प्रोडक्ट्स होती हैं, तो उनको जब आप सेफ गार्ड करते हो कहीं पे, या उनको कुछ चीजों को आप रिपेयर करने के लिए भेज देते हो, या कुछ कुछ को ट्रांसफर करने के लिए किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए किसी को भेज देते हो, तो वो भी बेलमेंट के अंदर आएंगी। उसमें ओनर हो सकता है कि कोई और बंदा हो या वो गोडाउन का मालिक हो, और वो जिस बंदे को थ्रू कैरेज के थ्रू भेज रहा है वो उसके साथ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर ले, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कर ले, कि वो उसको उस सूरत में जो ट्रांसफर करने वाला पर्सन होगा वो बेलर बन जाएगा, और जिसको ट्रांसफर आगे की जा रही होती है वो बेली बन जाता है, ठीक है। और वो हो सकता है गुड्स, कुछ ऐसी गुड्स हो जिनको आपने यूज किया और यूज करने के बाद आपने उनको डिस्पोज ऑफ कर देना है, या फिर उनको आपने वापस रिटर्न कर देना होता है, ठीक हो गया। अच्छा सिद्रा, आप अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लीजिएगा, मतलब जी अटेंडेंस, मिस। जी उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू। आगे आ जाता है जी, द डिलीवरी इज मेड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज आइदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। अच्छा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सारी चीजें मेंशन, बच्चे जिसका किसी का माइक माइक ऑन है वो बंद कर दे प्लीज।
अब्दुल्ला, आपका माइक ऑन है, बंद कर दें। शाबाश। मैम कर दिया मैम, कर दिया। चलें, शाबाश। अच्छा जी, हो सकता है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, ठीक है। और समटाइम्स जो बेलमेंट होती है वो विदाउट कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती है कि आपने सिर्फ गुड्स ट्रांसफर करने के लिए किसी को कहीं, और आपने उसके साथ रिटर्न में कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन आपने ट्रांसफर करने वाला बंदा यहाँ पर डीलर बन जाएगा, ठीक है। और आपने उसी के अकॉर्डिंग उसके साथ जो है वो अमाउंट वगैरह तय कर ली। समटाइम्स में ऐसे भी हो सकता है जैसे कोई ड्रामा है उसके करने के लिए, या कोई फंक्शन है उसको करने के लिए आप सामान मंगवाते हो, टेंट्स वगैरह जैसे आप मंगवाते हो, और उनको यूज करने के बाद आप उनको रिटर्न कर देते हो, तो वो वहां पर भी बेलमेंट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अब मैं बता रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कौन सा होता है, इम्प्लाइड कौन सा होता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हर चीज मेंशन होती है, उसमें सारी चीजें आपने कॉन्ट्रैक्ट में जो जो शामिल होता है वो आपने उसको मेंशन कर दिया होता है। और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है, मतलब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर लैंग्वेज होगी, प्रॉमिस किया हुआ है तो वो प्रॉमिस भी जो है वो क्लियरली मेंशन होगा, ये होगा उसमें कि मतलब किस तरह से हम चलेंगे, सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सारी उसमें मेंशन होती है, ठीक है। लेकिन जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें बिहेवियर और एक्शंस के अकॉर्डिंग, दोनों पार्टीज के बिहेवियर और एक्शंस के अकॉर्डिंग जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, एग्रीमेंट जो होता है उसी के अकॉर्डिंग उसको आप तश्कील देते हो, तो उसको हम कहेंगे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक हो गया। आगे है जी हमारे पास, हमने, और ये वाला मैंने आपको बताया कि ये बेलमेंट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये विदाउट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, बेलमेंट जो है वो विदाउट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है। आगे हम आ जाते हैं जी, कॉन्ट्रैक्ट इज आइदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। अच्छा, ये मैंने पहले ही ऑलरेडी बता दिया, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऊपर भी हमने लिखा हुआ है इस चीज को। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द फाइंडर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आइदर एक्सप्रेस और देयर मे बी बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है। डिलीवरी जो है वो उसको हम एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी कर सकते हैं, डिलीवरी ऑफ गुड्स को, और जो दो उन बंदों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, वो भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है, हो कॉन्ट्रैक्ट वो करें उनकी मर्जी है, वो ना करें उनकी मर्जी है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट को हो सकता है वो एक्सप्रेस्ड रखें, हो सकता है वो इम्प्लाइड रखें, जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो स्पेसिफिकली रिटर्न करना लागू होता है, या डिस्पोज ऑफ करना भी लागू होता है, और या फिर डायरेक्शन जो भी बेलर आपको देगा उसके अकॉर्डिंग आपने बेलमेंट के पर्पस को सर्व करना होता है, ये इसमें बेसिकली हमने करना यही होता है, ठीक है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ बेलमेंट के। आगे हमारे पास टाइप्स हैं। टाइप्स में क्या है जी कि हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स हैं, होती 2 ही हैं, लेकिन 4 तरह की टाइप्स जो हैं वो अभी यूज हो रही हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहली जो टाइप है जी वो है जी बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी, के सबसे पहले सेफ कस्टडी के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको हम कहेंगे कि जी ये एक बेलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी एक टाइप है। और बेलमेंट ऑफ फॉर यूज, जिसने सिर्फ यूज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो उसको भी हम कहेंगे कि ये जी ये बेलमेंट की एक टाइप है। इसके बाद वो कहता है कि जी 1872 का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें 2 और काइंड्स भी हैं बेलमेंट की। एक तो है जी प्लेज, और प्लेज होता ही है, मैं आपको वैसे आगे भी एक्सप्लेन किया हुआ है लेकिन मैं आपको मोटा मोटा सा बता देती हूँ कि प्लेज कहते हैं कि आपने कोई सिक्योरिटी रखवाई है और उसके सिक्योरिटी के बिहाफ पर आप जो है वो बेलमेंट वाला पर्पस सर्व कर रहे हो, ठीक है। फाइंडिंग ऑफ अ लॉस्ट आर्टिकल, तो मुझे लगता है कि मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी हुई है, मैं आपको ऑरली ही बता दूंगी, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर आपको डिफिकल्टी होगी तो मैं आपके साथ बुक से स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, और अदरवाइज आप इसको गूगल से भी सर्च करके उस वहां से भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट है जी, व्हेन द बेली चार्जेस फॉर हिज सर्विसेज द बेलमेंट इज कॉल्ड द बेलमेंट ऑफ रिवार्ड, बेलमेंट फॉर रिवार्ड। अगर तो बेली जो है वो अपनी सर्विसेज के लिए चार्ज कर रहा है
तो हम उसको कहेंगे कि ये बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड है। और अगर बेली जो है वो चार्ज नहीं कर रहा तो उसे हम कहेंगे ये ग्रेटिट्यूस जो है वो बेलमेंट है, यानी कि ये आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड अगर कोई बंदा कर रहा है और वो चार्जेस वगैरह नहीं ले रहा कर रहा उसमें ले रहा, तो उस सूरत में वो ग्रेटिट्यूस बेलमेंट होगी। जैसे कि मैंने आपको आगे एग्जांपल दी कि जब कोई फंक्शन वगैरह है, अगर तो वो कोई आपका दोस्त जानने वाला है, उससे आप वो सामान ले रहे हैं और उस सामान को आप उसको वादा कर रहे हैं कि जी भैया मैं तुम्हें ये कल को रिटर्न कर दूंगा सेफ एंड साउंड, और इसको भी मुझे एक दिन के लिए यूज करने के लिए दे दो। तो उस सूरत में और वो आगे से पे भी नहीं कर रहा, तो उस सूरत में जो होगा वो ग्रेटिट्यूस बेलमेंट होगी, यानी कि बेली जो है वो पे शे नहीं कर रहा, तो उस सूरत में आपकी जो बेलमेंट होगी वो ग्रेटिट्यूस बेलमेंट होगी। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं जी हम। अच्छा जी, राइट्स क्या क्या होते हैं जी बेलर के, हम ये देखने लगे हैं। अच्छा, ये कोई इतनी ज्यादा मुश्किल बातें नहीं है, ये आसान बातें हैं, मैं इनको रीड आउट करूंगी। ठीक है। द बेलर इज इंटाइटल्ड टू रिटर्न ऑफ द बेल्ड गुड्स एज सुन एज द पर्पज ऑफ बेलमेंट इज सर्व्ड। ठीक है। द बेलर इज इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर एनी डिफॉल्ट बाय द बेली इन दिस रिस्पेक्ट। अगर तो जी गुड्स वगैरह जो ट्रांसफर की जा रही हैं बेली को, बेलर की साइड से, वो रिटर्न करना लाजमी है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी नंबर ऑफ डेज मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग। और अगर कोई नुकसान हो जाए तो उसके लिए भी जो है वो, मतलब बेली को आपने गुड्स ट्रांसफर की और बेली ने उनको यूज यूज किया और रिटर्न नहीं किया, उसमें कोई खराबी आ गई, तो तब भी बेली जो होगा वो लायबल होगा कंपनसेशन के लिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी। द बेलर में resigned the contract of bailment if the bailee performs any act with regard to the goods bailed that may be inconsistent with the conditions of bailment। अगर कोई ऐसा बीच में कह लें आपके बेलर और बेली के दरमियान कोई भी ऐसी काम आ गया है जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड नहीं था, या कोई ऐसे काम वो कर रहा है कि जो कि ऑलरेडी डिस्कस्ड नहीं है, तो उस सूरत में बेलर जो है वो हो सकता है कि बेल जो ट्रांसफर कर रहा है गुड्स को, वो इसको करने से इनकार कर दे, वो इसको डिनाई कर दे, तो ये बेलर का राइट है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए लेट्स अ हॉर्स फॉर हायर टू बी फॉर हिज पर्सनल यूज, बी लेंड्स द हॉर्स टू सी, ए इज विद इन हिज राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। अच्छा, ये एग्जाम्पल भी बड़ी आसान सी है कि ए ने बी को कोई चीज दी है, ठीक है, हॉर्स दिया फॉर एग्जाम्पल, बेलर ए है और बेली है, यहाँ पे हमारे पास बी है, लेकिन बी ने सियाना काम क्या किया, उसने उसने आगे से सी को वो ट्रांसफर कर दिया है। तो ऐसी सूरत में बेलर का ये राइट है कि वो इसको खत्म कर दे, वो टर्मिनेट कर दे बेलमेंट को। उसने तो भैया बी को दिया है, बी ने आगे से सी को दे दिया है, तो ये हमारे साथ डिस्कस नहीं था, तो इस सूरत में हम अपने बेलमेंट को फारिग कर देंगे। अच्छा जी, आगे ड्यूटीज आ जाती हैं। द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज द बेली फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड ऑफ विच ही इज अवेयर एंड विच मटेरियली इंटरफियर विद द यूज ऑफ them or expose the bailey or to extraordinary risks. If he does not disclose, he is responsible for damages that may result to the bailey। अगर बेलर ने कोई गुड्स ऐसी ट्रांसफर की है जिसके अंदर मटेरियल का कोई फंडा है, मटेरियल का को बताना जिसको जरूरी था और उसने जान के छुपाया है, तो ऐसी सूरत में बेलर के ही सारी ड्यूटी आ जाती है कि जी बेलर ने सही से डिस्क्लोज नहीं किया। तो जो भी आपकी गुड्स से रिलेवेंट जरूरी इंफॉर्मेशन है वो मेंशन करना जरूरी है। अगर कोई आप बहुत कोई नाजुक सी चीज दे रहे हैं तो उसकी एक्स्ट्रा केयर या उससे रेलिवेंट कोई रिस्क वगैरह इन्वॉल्व हैं तो वो बेलर को मेंशन करना जरूरी है। बेलर की ड्यूटी है कि वो मेंशन करे टू दी बेली। आगे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए लेंड्स टू बी अ हॉर्स विच ही नोज to be high spirited. He does not disclose this fact to the bailey while riding the horse. B is thrown and injured. A is liable for damages sustained by B। अच्छा जी, अब वही वाली एग्जांपल को उन्होंने आगे चला दिया है जी। वो ये इसमें ये है कि
ए ने बी को एक बेलर है ए और बेली है बी, एक घोड़ा लैंड किया है, ठीक है, और वो हॉर्स जो है वो थोड़ा सा फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप का हॉर्स था, तो उसने उसको मेंशन नहीं किया, तो बेली उसको एक्स्ट्रा केयर के बगैर या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के बगैर ही उसको राइड करना शुरू हो गया है। तो ऐसी सूरत में अगर वो गिर विर जाता है या उसको कोई इंजरी हो जाती है, तो ऐसी सूरत में बेलर के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि अगर कोई डैमेज होगा या अगर कोई चोट वोट लग जाएगी, किसी को इंजरी हो जाएगी, तो उसकी इस सूरत में बेलर जो होगा वो लायबल होगा। यानी बेसिकली आपने डिस्क्लोज करनी है भैया इंफॉर्मेशन सारी, ठीक है। द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर एनी लॉस विच द बेली मे सस्टेन बाय रीजन of the fact that the bailor was not entitled to make the bailment, ठीक है। अगर तो कोई लॉस शॉस हो जाता है तो बेली का मतलब गुड्स से रेलिवेंट कोई लॉस हो गया है, तो वो बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको बेलर के साथ उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी बातचीत रखे, उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट रखे, ठीक है। अच्छा जी, ये आसान से इसके बेलर की ड्यूटीज हैं। आगे आ जाते हैं हम बेली के राइट्स और ड्यूटीज पे। इसको भी मैं रीड आउट करूंगी, अभी इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, क्लास हमने वैसे काफी सारी स्लाइड्स पढ़नी है अभी और हमारे पास टाइम कोई बहुत ज्यादा नहीं है। चलें जी, a bailey is entitled to cover damages from the bailor if he suffers। अच्छा, मैं रीड आउट कर रही हूँ, अगर मुझे लगा कि कोई बहुत समझाने वाला पॉइंट है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। A bailey is entitled to cover damages from the bailor if he suffers any injury resulting from the defects of the goods bailed। ये हमने ऑलरेडी चीज ये डिस्कस कर ली है। The bailey is entitled to be reimbursed for all legitimate expenses, यानी legal expenses incurred for the purpose of the bailment, ठीक है। रीइंबर्स करना होता है कि आपने उसको दोबारा से पे बैक करना है, ठीक है। The bailey can recover compensation from the bailor for any loss caused to him due to any defect in the bailor's title, ठीक है। आगे आ जाता है जी, डी पॉइंट हमारे पास है बेलीज पर्टिकुलर लाइन। इफ इन परसुएंस ऑफ अ बेलमेंट, if in pursuance of a bailment the bailey has rendered services in respect of goods bailed, the bailey in the absence of a contract to the contrary has a right to retain such goods until he receives due remuneration for services he has rendered। This is known as the bailey's particular line, ठीक हो गया। इसको आप गौर से पढ़िएगा, क्लास आपको समझ लग जाएगी, बहुत डिफिकल्ट बातें नहीं लिखी हुई, आसान है बहुत। इसको बस आपने बेलर और बेली को दिमाग में रख के आपने जब भी सोचना है तब सोचेंगे, तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी। आगे आ जाते हैं जी, ड्यूटीज ऑफ द बेलर। सॉरी, इधर बेली आना है, बेलर नहीं आना। ड्यूटीज ऑफ द बेलर तो हमने ऊपर पढ़ लिया हुआ है। अच्छा जी, in all cases of bailment, the bailey is bound to take as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence, who under similar circumstances would take care of his own goods, ठीक है। Once he has taken such care, he is not responsible for the loss, डिस्ट्रक्शन और डिटीरियोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बेल्ड। तो हमने तो ये बात पहले ही कर ली कि जी बेली का काम बनता है कि भाई वो गुड्स की बड़ी केयर रखे, उनको बड़े एहतियात के साथ इस्तेमाल करे। क्लास 1 मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, अच्छा जी, if the bailey makes any unauthorized use of the goods bailed, he is liable to make compensation to the bailor for any damage occurring, आएगा यहाँ पे
occurring to the goods from during such use of them. ये भी आसान सी बात है, हमने ऑलरेडी इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस तो किया ही हुआ है। अच्छा जी, इफ द बेली विद द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्सेस द बेलर्स की गुड विद हिज ओन गुड्स, द बेलर एंड द बेली शैल हैव एन इंटरेस्ट इन प्रोपोर्शन ऑन देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द मिक्सचर ऑफ थस प्रोडक्ट। अच्छा जी, अगर तो कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसके अंदर बेली और बेलर दोनों की गुड्स को मिक्स करने का हो रहा है, तो ऐसी सूरत में भी उनके शेयर के अकॉर्डिंग, उनके गुड्स के अकॉर्डिंग जो है वो आप कर सकते हो। The bailey must either return or deliver according to the baler's directions the goods bailed without demand as soon as the time for which they were bailed has expired or the purpose for which they were bailed has been accomplished। यहाँ पे इस पॉइंट का सिर्फ ये मतलब है कि जी अगर बेलर मांग नहीं रहा तो आपने तब भी उसको गुड्स जो है वो आपने वापस करनी है। ये इस तरह वाला काम नहीं करना जैसे दोस्तों के साथ आप उधार या उधारी करते हो, तो जब तक अगला आपका फ्रेंड जो है वो मांग मांग के पागल ना हो जाए तो तब तक आप वापस नहीं करते चीज, या तो वो गायब हो जाते हैं या वो आपकी बन जाती है। लेकिन ये बेलमेंट में आपने इस तरह की हरकतें नहीं करनी। बेलमेंट जो है वो एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें आपने अगले की डिमांड के अकॉर्डिंग यानी बेलर की डिमांड के बगैर भी अगर वो मांग नहीं रहा या वो आपको याद दहानी नहीं करा रहा, तब भी आपका काम बनता है बेली का कि वो गुड्स को रिटर्न कर दे, उनको पे बैक कर दे। और क्या कहते हैं उसको, ये इंतजार नहीं करे कि जो अगर तो आपका पर्पस जो है वो एक्सपायर हो गया है, वो कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो तब आपका काम बनता है कि आप जो गुड्स हैं उनको आप रिटर्न कर दें। अच्छा जी, बेलमेंट ऑफ प्लेज, हमने यहाँ पर इसको पढ़ा था कि ये एक थर्ड टाइप है बेलमेंट की, ठीक है, और ये उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें ये मेंशन्ड है, ठीक है। तो जी प्लेज क्या है? प्लेज है जी द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस इज कॉल्ड प्लेज। अच्छा क्लास, ये मैंने ना खुद टाइप की हुई है, तो इसमें मैं तो ये कोशिश तो मैंने की है कि कोई ऐसे मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि आप लोगों के पास मेरा ख्याल है बुक्स वगैरह तो है नहीं, तो मैंने थोड़ी डिटेल्ड जितनी मुझसे हो सकते हैं उतनी मैं टाइप कर लेती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं पढ़ा भी देती हूँ, ठीक है। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं इसमें, तो आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। दोबारा पढ़ रही हूँ कि प्लेज क्या है जी, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस इज कॉल्ड प्लेज, यानी कि इसमें आपका कुछ सिक्योरिटी वाली चीज जो होगी वो इन्वॉल्व होगा ये वही बेलमेंट वाला प्रोसीजर, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाता है हमारे पास। अच्छा यहाँ पे नाम थोड़े से डिफरेंट होने लगे हैं, वहां पे बेलर और बेली थे, यहाँ पे पॉनर और पानी हो जाएंगे। प्लेज से आपने याद रखना है कि जहां पे प्लेज होगा वहां पे पानर और पानी आ जाएंगे, ठीक है। नाम तो बड़े इसके थोड़े से फनी से ही हैं, लेकिन ये ऐसे ही हैं। इन दिस केस द बेलर इज कॉल्ड द पॉनर एंड द बेली इज कॉल्ड पानी, ठीक है। अब आपने ज्यादा सारी टर्म्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई हैं, तो बड़ा ध्यान रखना है आपने, ठीक है। इन प्लेज देयर इज आइदर एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मैंने आपको बता दिया क्या होता है। दैट द पॉनर मस्ट डिलीवर समथिंग एज सिक्योरिटी फॉर अ लोन और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सम ऑब्लिगेशन, ठीक है। कुछ उसने आपने अगर कोई बेलमेंट ऑफ प्लेज में ये होता है कि गुड्स वगैरह का यूज है, तो उसके दूसरी साइड पे बेलर को कोई ना कोई बेलर सॉरी नहीं, यहाँ पे पानर यूज होगा, बेलर जो होगा वो यहाँ पे पानर होगा, तो पानर को कोई ना कोई चीज एज ए सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी, ठीक है। और द पॉनी मस्ट रिटर्न द आइटम और द थिंग given as security when the debt is paid or the obligation performed. The security given is a kind of loan for the performance of some obligation,
ठीक है, माइंड में आपने सारा बेलमेंट वाला प्रोसीजर रखना है, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज क्या है कि इसमें सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। जब सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो जाएगी तो ये बेलमेंट, सेम बेलमेंट, बेलमेंट ऑफ प्लेज बन जाएगी। थोड़ा सा नाम डिफरेंट है, बाकी सारी चीजें जो है वो सिमिलर है, सेम है। अच्छा जी, राइट्स ऑफ पॉनी क्या है जी? पॉनी में रिटेन द गुड्स प्लेज्ड एज सिक्योरिटी फॉर हिज ड्यूज with regard to the particular pledge but not for any other debt or promise। तो जी सेम पर्पस के लिए जो यूज होगा वो होगा, किसी और काम के लिए यूज नहीं होगा। ठीक है, द पॉनी इज entitled to receive from the pawners extraordinary expenses incurred for the reservation of the goods। तो अगर तो कोई गुड्स को रिजर्व करने के लिए, गुड्स की सेफगार्ड करने के लिए, उसकी कोई हिफाजत के लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस अगर इनकर होते हैं तो पानी जो है वो पार्टनर से वो रिसीव करने के लिए लायबल है, उसको वो करने का हक रखता है। ठीक है, इफ द पार्टनर डिफॉल्ट्स इन द पेमेंट to the debtor or the performance of the promise by the stipulated time, the pawnee may sue the pawner for the breach of the promise। अच्छा जी, ये वही सीधी सीधी से बात है कि सू कर सकते हैं अगर टाइम के अकॉर्डिंग काम शाम आपने नहीं किया तो। ठीक है, इफ अ थर्ड पर्सन रॉन्गफुली, अच्छा जी ये डबल एल आएगा यहाँ पे। ठीक है, इफ अ थर्ड पर्सन रॉन्गफुली deprives the pawnee of the of the use or possession of the goods pawned or does any harm to the goods, the pawnee is entitled to such remedy as the owner might obtained in similar case if no bailment had been made। अच्छा बच्चों, आपको यहाँ पे इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, बातें सिंपल ही हैं लेकिन थोड़ी सी लॉ की अपनी लैंग्वेज होती है, तो इसलिए थोड़ी आपको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन इसकी की यही है कि आपने बार बार पढ़ना है, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अब इतना अरसा हो गया, आप लोग भी मैट्रिक से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, या हो सकता है कोई बच्चा मैट्रिक से शायद नहीं भी पढ़ा हो, लेकिन इंटर से तो आप लोग इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं सारी चीजें, तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। इसमें होता ही है कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, बात वही होती है, लेकिन वो लॉ में आके उन्होंने ऐसे रगड़ रगड़ के हर चीज को बताते हैं कि वो समटाइम्स आपको समझ नहीं लग रही होती कि ये भैया इसने कौन सी अंग्रेजी यूज कर दी है। तो हमें आदत है सीधी सीधी बातें पढ़ने की, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात को वो कह लें कि आप थोड़ा खोल खोल के एक्सप्लेन करते हैं लॉ में, तो इस वजह से वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी बातें इसमें इन्होंने आसान ही की होती हैं, इतनी कोई मुश्किल बातें नहीं होती। अगर कोई टर्म मुश्किल होगी, मुझे लगेगा कि आपको बड़ी डिफिकल्ट है, बतानी जरूरी है, तो मैं आपको बीच में उसमें बता भी रही हूँ साथ साथ। ठीक है, अच्छा जी आगे आ जाता है राइट्स ऑफ द पॉनर। इफ अ टाइम इज स्टिपुलेटेड फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ promise for which the pledge is made, the pawnee defaults in payment of the debt or the performance of the promise at the stipulated time, the pledged goods may be redeemed at any subsequent time before the actual sale of goods, but the pawnee must in the case pay additional expenses which has arisen from his default। अच्छा जी, अगर तो pawnee जो है वो डिफॉल्ट हो गया है, तो उस सूरत में भी आपने जो मतलब स्टिपुलेटेड टाइम जो था उसके अकॉर्डिंग अगर वो डिफॉल्ट हो गया है, तो जो भी उसके अगेंस्ट एडिशनल एक्सपेंसेस होंगे गुड्स को रिटेन करने के या डिफॉल्टर होने के, तो वो पे करने का जो है वो मजाज होता है। ठीक है, तो ये वही वाले हैं जो हमने बेलर और बेली के उसमें पढ़े हैं ना, वही वाले इसमें भी हैं, उसी में थोड़े सिमिलर ही हैं, उससे मिलते जुलते, लेकिन चूंकि इसमें सिक्योरिटी इन्वॉल्व है तो थोड़े थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, बाकी बात तकरीबन ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, आगे हमारा बेसिकली कौन आ गया है जी टॉपिक नेक्स्ट, एजेंसी वाला। अच्छा सिद्रा, शायद आपको याद होगा हमने एजेंसी से रेलिवेंट आपने कुछ पूछा था। तो दो तरह की एजेंसीज होती हैं, यहाँ पर जो हम एजेंसी पढ़ेंगे वो डिफरेंट होगी, और जो मैं आपको बता रही थी वो शायद थोड़ी डिफरेंट थी, वो फ्रेंचाइजिंग से रेलिवेंट थोड़ी एजेंसी से एजेंसीज जो
सेल परचेज की जाती हैं वो वाली थी कि जिसमें नाम आप किसी भी उसका बिजनेस का खरीद लेते हो और उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आप अपना बिजनेस सेटअप करते हो, लेकिन नाम आप अपने दूसरे बिजनेस का ही यूज कर रहे होते हो। तो वो फ्रेंचाइजिंग से रेलिवेंट था थोड़ा सा, ठीक है। तो उसमें भी एजेंसीज जो होती हैं वो परचेज कर ली जाती हैं। फॉर इंस्टेंस कोई फीडर्स बनाने वाली एजेंसी हो जाती है जिसमें आप होलसेल पे जो है वो मैन्युफैक्चरर से आप बाय करते हो और होलसेल रेट पे, और फिर वो आप उसको अपने प्रॉफिट से सेव करके आप आगे शॉपकीपर्स को वो सेल करने लग जाते हो, ठीक है। तो वो वैसी भी हो सकती है, और जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसी भी होती है, ठीक है। तो इससे आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो होगी वो बेहतर हो जाएगी, आपको लगेगा कि कुछ है। अच्छा मुझे बताइएगा टाइम कितना रह गया? टाइम मुझे लगता है कम 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 सही रह गया है, और हमने एजेंसी को पढ़ना भी मैम जरूरी। 5। बस 5 मिनट? जी अब अच्छा 4 रह गए हैं। मुझे बताएं ऑन टाइम, हमने तो वैसे स्टार्ट कर लिया था, लेकिन 5 मिनट कोई तकरीबन हमारे बच्चों को इकट्ठा करते करते भी वेस्ट हो जाते हैं, बच्चों का इंतजार करते करते भी। तो मैम अब 42 पे एंड कर दीजिएगा। चले देख लेते हैं, फिर इसको कर लेते हैं, लेकिन फिर ये आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वरना खुद पढ़ना पड़ जाएगा अगर ये ना हो सका तो कंप्लीट। बल्कि ये हो कहाँ सकता है कंप्लीट, मुश्किल है बहुत ये कंप्लीट होना। चले इसको स्टार्ट करती हूँ मैं। एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू अंडरटेक एनी एक्ट ऑफ एन अदर और टू रिप्रेजेंट एनी अदर इन डीलिंग विद अ थर्ड पर्सन। एजेंट का आपको पता ही है कि एजेंट किसी तीसरे बंदे के बिहाफ पे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ऐसा पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू अंडरटेक एनी एक्ट फॉर एन अदर और टू रिप्रेजेंट एनी अदर इन डीलिंग विद अ थर्ड पर्सन, ठीक हो गया। Principal, a person from for whom such an act is undertaken or who is represented is called the principal। अच्छा एजेंसी को आप बीच में छोड़ें, पहले मुझे ये आप लोग बताएं कि आप लोग असाइनमेंट क्यों नहीं अपनी टाइम पे सबमिट कराते? आप लोगों की तरफ से मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आप लोग लड़कियों की साइड से तो फिर भी आ गई है असाइनमेंट्स कुछ 4-5, लेकिन बॉयज की साइड से सिर्फ 2-3 असाइनमेंट्स जो है वो शेयर हुई हैं। तो ये बहुत ही बुरी बात है आप लोगों को। हाँ जी, मुझे अब्दुल्ला की और 1-2 और बॉयज की रिसीव हुई हैं, लेकिन उन्होंने मुझे इंडिविजुअली आपको। हाँ जी, मुझे मेल्स में रिसीव हुई हैं। मैंने अभी उनको स्टडी नहीं एसच किया, वो मैं इंशाल्लाह आज देखती हूँ उनको। और बच्चों ने तो कुछ बच्चों ने बिल्कुल ही छापा मारा हुआ है, जिसका साफ पता चल रहा है कि उन्होंने नहीं देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और उन्हें जो है वो गूगल से बिल्कुल ही छापा मार दिया है। मैंने आप लोगों को, अब ये हमारी मजबूरी है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, मैं आपको उस तरह से डांट नहीं सकती, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने आपको बार बार कहा था कि हम इन टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे और अपने लफ्जों में लिखेंगे। मुझे आपसे कोई हाईफाई अंग्रेजी की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ना ही मैं आपको कह रही थी कि लॉ की आप अंग्रेजियां बोलने लग जाएं। आप सिंपल, आपकी जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग है आप उसके अकॉर्डिंग भी मुझे सबमिट करा सकते थे। मैंने उसके ऊपर आपको कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं रखा हुआ था। वो बताने का मकसद यही था कि सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। उससे रेलिवेंट तो आपको मैंने बुक से भी देख करवा देना था। चले खैर, अब ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने अच्छे से पढ़ रहे हो। ये आपका इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको कल को काम आनी है। आपने अगर कल को किसी जॉब पे जाते हो या आपने कल को कोई बिजनेस करना है, तो अगर आपकी इसी तरह की हैबिट्स रहेंगी तो ये आपको कल को पिटवाएंगी आपको। फिर आप एक बैड एम्प्लॉय की शक्ल अपनी कंपनी में इख्तियार कर लेंगे, या फिर यूं होगा कि आप वहां पर जब पिटेंगे तो आपको फिर ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनतें करनी पड़ेंगी। तो इससे अच्छी चीज यही है कि आप अभी से अपने अंदर वो वाली हैबिट्स और एटीट्यूड्स डेवलप करें जो कि कल को आपके लिए हेल्पफुल होंगे और कल को आपको काम आएंगे। अच्छा जी, अब एजेंसी पे आ जाते हैं। एजेंसी इज फाउंडेड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बाय विच द प्रिंसिपल ऑथराइजेज द एजेंट टू डू समथिंग ऑन हिज बिहाफ। यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो ऑथराइज कर रहा है एजेंट को उसके बिहाफ पे कुछ काम करने के लिए। दिस इज डन वेन एवर द प्रिंसिपल डिजायर्स टू डील विद अ थर्ड पर्सन फॉर वट एवर रीजन, नॉट डायरेक्टली बट थ्रू एन एजेंट।
Therefore, the object of agency is to bring or to aid in bringing the principal into contractual relations with a third person. Accordingly, agency can be defined as employment for the purpose of bringing the employer into legal relationships with a third party. अच्छा जी, अब प्रिंसिपल जो बंदा है उसका थर्ड पार्टी के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं है, ठीक है, तो वो एक एजेंट को हायर कर लेता है और एजेंट जो होता है वो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी के साथ बिजनेस से रेलिवेंट या कोई काम से रेलिवेंट वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसको हम कहेंगे कि ये एक एजेंसी है जिसमें प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट होता है, जो कि एजेंट प्रिंसिपल जो होता है वो अपने एजेंट हायर करता है, उसको फी शीट पे करता है वो, और वो फिर एजेंसी की फॉर्म हो जाती है, ठीक है, यानी कि एजेंट थर्ड पार्टी के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व वो होता है। एजेंट एज सर्वेंट, आगे ये है तो काफी सारे पॉइंट्स और ये आपको पढ़ाने जरूरी भी है, सब एजेंट भी है, पता नहीं क्या क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ एजेंसी भी है, एजेंसी की क्लासेस भी हैं, तो ये तो अब इस लेक्चर में तो होना इम्पॉसिबल है। चलिए हम थोड़ा सा ये वाला पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। एजेंट एंड सर्वेंट, अ सर्वेंट इज सब्जेक्ट टू अ मास्टर्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल, not only in respect of what he will do but also how it should be done. However, agent has some direction as to manner of discharging his obligation. The difference between the relationship of master and servant and that of principal and agent is the principal has the right to direct what work the agent is to do, but a master has further rights to direct how it is to be done. ठीक है, यहाँ पे एजेंट और सर्वेंट का डिफरेंस दिया हुआ है कि एजेंट कौन होता है और सर्वेंट कौन होता है। इन दोनों में ये है कि जी हमारा प्रिंसिपल तो सेम रहता है, लेकिन एजेंट जो होता है उसका काम डिफरेंट होता है और सर्वेंट का काम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ने दोनों को डायरेक्ट करना है, दोनों के साथ उसने काम करवाना होता है दोनों से, लेकिन जो एजेंट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उसने ये काम करना ही करना है, लेकिन जो सर्वेंट होता है उसको ये चीज मेंशन की, सिद्रा आप ये क्या कर रही हैं, उसको ये मेंशन करना जरूरी होता है कि हाउ द वर्क इज टू बी डन, ठीक है, तो ये एक मोटा सा इसका डिफरेंस है। एजेंट एंड ट्रस्टी, सिमिलरिटी इसमें क्या है जी कि जी बोथ एक्सरसाइज देयर powers and authorities in the interest and on behalf of the person, यानी कि ये प्रिंसिपल के बिहाफ पे दोनों काम कर रहे होते हैं। एन एजेंट रिप्रेजेंट्स एंड एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, सो अ ट्रस्टी रिप्रेजेंट्स एंड एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द बेनिफिशियरी। अच्छा, अब यहाँ पे बेनिफिशियरी भी इन्वॉल्व हो गया है, तो अब आपका काम ये है कि आपने इन सारी चीजों को एक दफा खुद भी सर्च करिएगा, एजेंट की थोड़ी सी डेफिनेशन को थोड़ा सा